भारतीय संविधान का अनुच्छेद 8 नागरिकता से संबंधित उपबंधों की उस श्रृंखला का हिस्सा है जो संविधान लागू होने के समय भारत की जनसंख्या की नागरिकता को स्पष्ट करती है। यह अनुच्छेद विशेष रूप से उन व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है जो भारतीय मूल के हैं, परंतु संविधान लागू होने के समय भारत से बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहे थे। अब अनुच्छेद 8 का मूल पाठ सुनिए। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो या जिसके माता या पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामही या मातामही में से कोई मूल रूप में यथा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूल तौर से निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से अपने द्वारा उस देश में जहां वह तत्समय निवास कर रहा है भारत के राजनयिक या कौंसिली प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या कौंसिली प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। अब इस अनुच्छेद को सरल भाषा में समझते हैं। यह अनुच्छेद 3 शर्तों को एक साथ जोड़ता है और तीनों शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। पहली शर्त वंश से जुड़ी है। इसका अर्थ है कि या तो वह व्यक्ति स्वयं या उसके माता पिता में से कोई एक या उसके दादा दादी या नाना नानी में से कोई एक भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा हो। यहाँ भारत शासन अधिनियम 1935 का उल्लेख महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विभाजन पूर्व अविभाजित भारत को संदर्भित करता है, जिसमें वे क्षेत्र भी शामिल थे जो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश का हिस्सा हैं। दूसरी शर्त निवास से जुड़ी है, अर्थात वह व्यक्ति संविधान लागू होने के समय भारत के बाहर किसी विदेशी देश में मामूल तौर से निवास कर रहा हो। मामूल तौर से निवास करने का सरल अर्थ है सामान्य स्थायी प्रकार का निवास, न कि अस्थायी यात्रा या भ्रमण। तीसरी और अंतिम शर्त पंजीकरण से जुड़ी है। इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति ने निर्धारित प्रारूप में उस देश में स्थित भारतीय राजनयिक या कौंसिली प्रतिनिधि के पास आवेदन देकर स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत करवाया हो। यह आवेदन संविधान लागू होने से पहले या बाद में, दोनों में से किसी भी समय दिया जा सकता था। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के दादा भारत शासन अधिनियम में परिभाषित भारत में जन्मे थे, परंतु वह व्यक्ति स्वयं संविधान लागू होने के समय मलेशिया या दक्षिण अफ्रीका में स्थायी रूप से बस चुका था। ऐसी स्थिति में वंश और निवास दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं, परंतु उसे भारत का नागरिक तभी माना जाएगा जब उसने संबंधित देश में भारतीय दूतावास या कॉन्सुलेट में जाकर विधिवत आवेदन देकर पंजीकरण करवाया हो। केवल वंश के आधार पर स्वतः नागरिकता प्राप्त नहीं होती, पंजीकरण की औपचारिकता आवश्यक है। यह अनुच्छेद क्यों आवश्यक था, इसे समझने के लिए हमें 1947 के आसपास की ऐतिहासिक परिस्थितियों को देखना होगा। ब्रिटिश शासनकाल में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग व्यापार, नौकरी, गिरमिटिया मजदूरी और अन्य कारणों से पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, फिजी, मॉरिशस और कैरिबियाई देशों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जाकर बस गए थे। संविधान निर्माताओं के समक्ष यह प्रश्न था कि इन प्रवासी भारतीय मूल के लोगों के साथ नागरिकता के मामले में किस प्रकार का व्यवहार किया जाए। अनुच्छेद 8 के माध्यम से संविधान निर्माताओं ने यह मार्ग निकाला कि ऐसे व्यक्तियों को स्वतः नागरिकता देने के बजाय उन्हें एक विकल्प दिया जाए कि वे चाहें तो विधिवत आवेदन और पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकें। यह दृष्टिकोण एक संतुलन स्थापित करता है। एक ओर भारतीय मूल के प्रवासियों के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध को मान्यता देना और दूसरी ओर बिना किसी औपचारिक प्रक्रिया के सामूहिक रूप से नागरिकता प्रदान न करना। संविधान सभा में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों पर हुई बहसों में यह विषय भी सामने आया कि विदेशों में बसे भारतीय मूल के व्यक्तियों की स्थिति क्या होगी। सदस्यों के बीच इस बात पर सहमति थी कि ऐसे व्यक्तियों के प्रति
भारत का दायित्व बना रहना चाहिए, परंतु साथ ही यह भी आवश्यक समझा गया कि नागरिकता स्वतः और अनियंत्रित रूप से न फैले, इसलिए पंजीकरण जैसी औपचारिक प्रक्रिया को अनिवार्य बनाया गया। अब कुछ महत्वपूर्ण विधिक शब्दावली को समझते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 एक ब्रिटिश संसदीय अधिनियम था, जिसने ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक ढांचे को परिभाषित किया था और इसमें भारत की भौगोलिक सीमाओं को भी परिभाषित किया गया था। इस अधिनियम में परिभाषित भारत वर्तमान भारत से भौगोलिक रूप से भिन्न और बड़ा था। कौंसिली प्रतिनिधि का अर्थ है किसी विदेशी देश में स्थित भारतीय कॉन्सुलेट में कार्यरत अधिकारी जो पंजीकरण जैसे प्रशासनिक कार्य करने के लिए अधिकृत होता है। अनुच्छेद 8 का संबंध अनुच्छेद 5 से सीधा है, क्योंकि यह अनुच्छेद स्पष्ट रूप से कहता है कि अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी यह प्रावधान लागू होगा। अनुच्छेद 5 मुख्य रूप से संविधान लागू होने के समय भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता तय करता है, जबकि अनुच्छेद 8 भारत के बाहर निवास करने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए एक विशेष और वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। इस अनुच्छेद का संबंध अनुच्छेद 6 और 7 से भी है, क्योंकि ये सभी अनुच्छेद मिलकर विभाजन और उपनिवेशवाद के बाद की जटिल जनसंख्या स्थिति में नागरिकता तय करने की एक सुसंगत प्रणाली बनाते हैं। अनुच्छेद 8 के संबंध में कोई विशेष महत्वपूर्ण उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय नहीं है जिसने इस अनुच्छेद की व्याख्या को मौलिक रूप से बदला हो। इस अनुच्छेद पर बहुत अधिक संवैधानिक मुकदमेबाजी नहीं हुई है, क्योंकि इसका अनुप्रयोग मुख्यतः संविधान के प्रारंभिक वर्षों तक सीमित रहा। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अनुच्छेद 8 में स्वयं में कोई संशोधन नहीं किया गया है। वर्तमान समय में इस अनुच्छेद का व्यावहारिक महत्व मुख्यतः ऐतिहासिक और शैक्षणिक है। संविधान लागू होने के पश्चात नागरिकता से संबंधित सामान्य विषयों को नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा विनियमित किया जाता है, जो संसद द्वारा बनाया गया एक विस्तृत कानून है और वर्तमान में नागरिकता प्राप्ति, समाप्ति और अन्य संबंधित विषयों को नियंत्रित करता है। अनुच्छेद 8 केवल संविधान लागू होने के समय की एक विशिष्ट स्थिति से संबंधित था। एक सामान्य भ्रांति यह है कि लोग मानते हैं कि केवल भारतीय मूल का होना ही नागरिकता के लिए पर्याप्त है, परंतु अनुच्छेद 8 स्पष्ट करता है कि वंश के साथ साथ विधिवत पंजीकरण भी अनिवार्य शर्त है। एक और भ्रांति यह है कि यह अनुच्छेद वर्तमान प्रवासी भारतीयों या विदेशी नागरिकता रखने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों पर लागू होता है, जबकि वास्तव में यह अनुच्छेद केवल संविधान लागू होने के समय यानी 26 जनवरी 1950 के आसपास की स्थिति के लिए बनाया गया था। परीक्षा की दृष्टि से यह अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, क्योंकि विद्यार्थियों से अक्सर अनुच्छेद 5 से 9 तक के प्रावधानों के बीच अंतर पूछा जाता है। अनुच्छेद 8 को याद रखने की सरल कुंजी यह है कि यह भारतीय मूल, विदेश में निवास और भारतीय दूतावास में पंजीकरण, इन 3 तत्वों का संयोजन है। भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ को भी परीक्षाओं में विशेष रूप से पूछा जाता है, इसलिए विद्यार्थियों को यह तिथि और अधिनियम स्पष्ट रूप से याद रखना चाहिए। संक्षेप में कहें तो अनुच्छेद 8 उन भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए एक वैकल्पिक और सशर्त नागरिकता मार्ग प्रदान करता है, जो संविधान लागू होने के समय भारत के बाहर निवास कर रहे थे। ये मार्ग वंशानुगत संबंध, विदेश में निवास और भारतीय राजनयिक प्रतिनिधि के समक्ष विधिवत पंजीकरण, इन तीनों शर्तों की पूर्ति पर निर्भर करता है। यह अनुच्छेद संविधान निर्माताओं की उस दूरदृष्टि को दर्शाता है जिसमें उन्होंने विश्व भर में फैले भारतीय मूल के समुदाय के साथ ऐतिहासिक संबंध को मान्यता देते हुए भी नागरिकता के निर्धारण में स्पष्टता और अनुशासन बनाए रखने का प्रयास किया।